श्री मनीष तिवारी जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आए। जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगी प्रिया सहगल, एडिटोरियल डायरेक्टर न्यूज एक्स, यहां पर आए और इस सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू एंड थैंक यू मनीष जी फॉर कमिंग टुडे। आज आपका काफ़ी हेक्टिक दिन है, पार्लियामेंट भी चल रहा है, लेकिन फर्स्ट आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू। आपने काफ़ी दमदार स्पीच दी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके और सो लाइक आई वाज सेइंग, आपकी एसआईआर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की स्पीच काफ़ी दमदार थी। अखिलेश यादव ने भी उसका जिक्र किया। लेकिन आपका जो पॉइंट्स थे जो आपने रेज किए, आपको लगता है कि अमित शाह जी ने अच्छा रिबटल दिया? उन्होंने एक दो पॉइंट्स जो आपने स्पेसिफिकली रेज किए थे कि इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी नहीं है इन इलेक्टोरल रिवोट्स को करना, उसका जवाब उन्होंने दिया था? प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया। 9 दिसंबर 2025 को जब चुनाव सुधार के ऊपर लोकसभा में चर्चा शुरू करने का मुझे अवसर मिला, तो मैंने ये बात बहुत जिम्मेवारी से कही थी कि चुनाव आयोग के पास संवैधानिक और कानूनी तौर पर पैन स्टेट एसआईआर कराने का कोई ना ही कानूनी ना ही संवैधानिक औचित्य है। और अगर आप संविधान को अपने संज्ञान में लें तो चुनाव आयोग को अख्तियार मिलते हैं धारा 324 से, जो कहती है कि द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस विल बी विद द इलेक्शन कमीशन। जिसमें आगे वो कहते हैं कि मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होगी। और उसके साथ साथ एक धारा 327 भी है जो संसद को ये अख्तियार देती है कि चुनावों के संबंध में जो कानून है वो संसद तय करेगा। और संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 उसको पारित किया। जो 1950 का कानून है उसकी एक धारा 21(3) है और 21(3) साफ तौर पे कहती है कि अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में कोई गड़बड़ हो और उसके बारे में चुनाव आयोग को कोई शिकायत मिले तो चुनाव आयोग उस शिकायत की जांच करने के बाद फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग उस चुनाव क्षेत्र में या आधे तौर पे या पूरे तौर के ऊपर एसआईआर या स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करा सकता है। और जिस तरह से उस प्रावधान को गठित किया गया है उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। और इसलिए मैंने सदन में उस दिन कहा कि चुनाव आयोग को बिहार के कौन से चुनाव क्षेत्र से गड़बड़ी की खबर मिली थी, पश्चिम बंगाल के कौन से चुनाव क्षेत्र से गड़बड़ी की खबर मिली है, केरल के कौन से चुनाव क्षेत्र से मिली है, मध्य प्रदेश के कौन से चुनाव क्षेत्र से मिली है, उसकी क्या जांच हुई, उसके ऊपर क्या उन्होंने फाइंडिंग्स रिकॉर्ड की है, इस सब चीज़ को सार्वजनिक करना चाहिए। तो जितनी मेरे को कानून की जानकारी है मैं ये निरंतर और लगातार कहता आ रहा हूं कि इस तरह से पैन स्टेट एसआईआर कराने का चुनाव आयोग के पास कोई कानूनी अख्तियार नहीं है। लेकिन ये पहले भी तो हुआ है, ये पहली बारी तो नहीं हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है और उस दिन संसद में भी मैंने ये बात कही थी कि मल्टीपल रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर किसी ने पहले संविधान नहीं पढ़ा या कानून नहीं पढ़ा और अगर कोई गलत परंपरा डल चुकी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस गलत परंपरा को आप आगे बढ़ाते ही जाएं, यू परपेचुएट इट इनटू परपेचुइटी। इसलिए अभी तक, और आपने गृह मंत्री की बात की, गृह मंत्री जी ने जो बहुत ही सीधे सवाल मैंने पूछे थे
उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने धारा 327 का जिक्र किया कि धारा 327 के तहत चुनाव आयोग को अख्तियार हैं, तो 327 तो चुनाव आयोग को कोई अख्तियार देती ही नहीं, वो तो संसद को अख्तियार देती है कानून बनाने का। और इसलिए जो बड़ा संदेश उस बहस से चुनाव आयोग को गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग उसको जरूर अपने संज्ञान में लेगा, कि जो समक्ष विपक्ष है वो चुनाव आयोग में भरोसा खो चुका है, और इसलिए चुनाव आयोग को इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए कि अगर इस राजनीतिक समावेश का एक बहुत बड़ा अंग या एक बहुत बड़ा हिस्सा चुनाव आयोग की निष्पक्षता में विश्वास ही नहीं रखता, तो आने वाले समय में हर निर्णय जो चुनाव आयोग लेगा उसके ऊपर विवाद रहेगा। और इसलिए चुनाव आयोग को उस विश्वसनीयता को कायम करने के लिए थोड़ा एक एक्स्ट्रा माइल चलने की जरूरत है। ऋषि, ये जो मुद्दा उठाया था राहुल गांधी ने, बिहार में भी उठाया था बहुत जोरों से, लेकिन कहीं ये जमीनी इसकी रिजाउंड नहीं हो रहा है, तो क्या कांग्रेस और विपक्ष सही इश्यूज उठा रहे हैं? देखिए प्रिया जी, किसी एक चुनाव से इस नतीजे पे पहुंचना कि एसआईआर का मुद्दा महत्वपूर्ण है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो सही विश्लेषण रहेगा। देखिए, बुनियादी बात यह है कि लोकतंत्र भरोसे पे चलता है, और वो भरोसा क्या है? वो भरोसा ये है कि जब वो आम आवाम, इस मुल्क के 98 करोड़ लोग लाइन में खड़े होते हैं 4-4, 5-5 घंटे और अपना मत का प्रयोग करते हैं, मतदान करते हैं, तो उन्हें ये भरोसा होना चाहिए कि जिसको वो मत डाल रहे हैं वो मत उसके खाते में जा रहा है। और अगर उससे पहले ही आप मतदाता सूची में कथाकथित तौर पर गड़बड़ करनी शुरू कर दें, आप लोगों को कहें कि आप 203 की मतदाता सूची में शामिल हैं, 209 की मतदाता सूची में शामिल हैं, 14, 19, 24 की मतदाता सूची में शामिल हैं, पर क्योंकि आप 2002 की मतदाता सूची में नहीं हैं तो अपने प्रमाण लाओ, अपने पिताजी माताजी के प्रमाण लाओ, अपने दादा परदादा के प्रमाण लाओ। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है। अगर आप ये कह रहे हैं, अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2003 के बाद जितनी मतदाता सूचियां बनी हैं वो सारी पूरी तरह से अवैध है, तो उनको खुल के ये बात कहनी चाहिए। और दूसरी बात ये है जो ईवीएम्स की विश्वसनीयता की। देखिए, मैंने संसद में ये सवाल पूछा था 2002 में, जो कानून मंत्री हैं, विधि मंत्री हैं, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का सोर्स कोड चुनाव आयोग के पास है कि उन कंपनियों के पास है जो इन मशीनों को मैन्युफैक्चर करते हैं, इन मशीनों को बनाते हैं? आज तक ना चुनाव आयोग से और ना ही सरकार की तरफ से ये स्पष्ट जवाब आया है कि उसका सोर्स कोड किसके पास है। और जैसे मैंने पहले कहा, सवाल ये नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, सवाल ये है कि एक आम धारणा इस देश में बनती जा रही है, बन चुकी है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। और इसीलिए मैंने सुझाव दिया था, 6 प्रदेशों के चुनाव आ रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल, इसको बैलेट पेपर पे करा लीजिए, इसको बैलेट पेपर पे चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईवीएम सही है, ईवीएम के नतीजे ठीक है, या हर प्रदेश में आधा आधा करा लीजिए, आधा ईवीएम से करा लीजिए, आधा पेपर बैलेट से करा लीजिए, और अगर वो ट्रेंड्स मिलते हो तो एक वंस फॉर ऑल ये जो एक आशंका है लोगों के मन में वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मुझे ये नहीं समझ आती, देखिए चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग ईवीएम का वकील इतने सालों से क्यों बना हुआ है, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई।
अगर आप कहते हैं कि गिनती में समय लगेगा, तो अगर 3 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? जितने मुल्कों में ईवीएम शुरू हुआ था वो सारे पेपर बैलेट पे क्यों चले गए हैं? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, कनाडा में, जहां जहां ईवीएम का प्रयोग हुआ था वो सारे पेपर बैलेट पे चले गए हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी इज टू प्रेशियस टू बी लेफ्ट टू टेक्नोलॉजी। लेकिन वहां जिन मुल्क आपने गिने हैं वहां पे लोग डब्बा उठा के वोट गायब नहीं हो जाते हैं, जैसे कि हुआ है। देखिए, अगर आप मुझे ये कहना चाहती हैं कि चुनाव आयोग इतना कमजोर है या हमारे पास इतना शक्ति बल नहीं है कि हम बूथ कैप्चरिंग रोक सकते हैं, और वही एक कारण है जिसके लिए आप पेपर बैलेट पे वापस नहीं जाना चाहते, तो फिर वो भारत की कानूनी और व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आप इसलिए ईवीएम नहीं छोड़ना चाहते कि आपके बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी। चलो ये भी बात मान ले कि चुनाव आयोग ईवीएम पे चुनाव कराना चाहता है, तो फिर 100% वीवीपैट की काउंटिंग कर लो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 100% वीवीपैट काउंट कर लीजिए, जिससे कि लोगों को यह भरोसा हो जाए कि भाई जिसको हमने वोट डाली है वोट उसी के खाते में गई है। मनीष, जितनी चिंता कांग्रेस को है उतनी चिंता आम आदमी को क्यों नहीं हो रही है? क्या आप अपना मैसेज सही से नहीं कन्वे कर पा रहे हैं? इज दैट द इशू? क्योंकि इश्यूज जो आप उठाते हैं, चाहे इसकी इशू हो, चाहे मतलब आपकी पार्टी, चाहे चाइना की इशू हो, जीएसटी की इशू है, समाव वो ऑन ग्राउंड उतना इफेक्ट नहीं कर रही है। तो क्या इनफैक्ट आपकी वेयर इज द गैप? प्रिया जी, अगर आप लोकसभा के संख्या बल को अपने संज्ञान में लें तो 230 और 310 ही है। लोकसभा बहुत इवनली बैलेंस्ड है। अगर आप बीजेपी की जो बसाखियां हैं उनको हटा दें, टीडीपी और जेडीयू, तो बीजेपी तो शायद मेरे ख्याल 270 के आसपास ही कहीं पे खड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि पिछले आम चुनाव में जो मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए गए थे या इंडिया अलायंस की तरफ से उठाए गए थे, लोगों ने उनको अपने संज्ञान में नहीं लिया। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की जीत हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि चुनाव हारने या जीतने से किसी मुद्दे की गंभीरता या उसकी संवेदनशीलता का मूल्यांकन होता है, क्योंकि जो बुनियादी मुद्दों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो भारत के लोकतंत्र को कायम और काबिज रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन फॉरगेट मनीष, चलिए फॉरगेट, आपने आंकड़ों की बात करी। आंकड़े ऐसे आए थे कि अगर आप टीडीपी और नीतीश कुमार को अपनी साइड ले लेते तो शायद सरकार कहीं और होती, लेकिन आप अपने सहयोगियों को ही, पार्लियामेंट्री सहयोगियों को ही कन्विंस नहीं कर सकते अपने लीडरशिप के बारे में, तो बाकी जनता को तो बाद में कन्विंस करेंगे। देखिए, अगर आप ये जो शीतकालीन सत्र है संसद का, इसको अपने संज्ञान में लें, हर मुद्दे के ऊपर जो विपक्ष है, विपक्ष का आपको समन्वय दिखेगा। जो चुनाव सुधार का जो बहस हुई, चाहे लोकसभा में हुई चाहे राज्यसभा में हुई, मेरे ख्याल कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं है जिसने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह ना लगाया हो। आज जब मनरेगा के ऊपर बिल पेश किया गया संसद में, और मुझे तो समझ नहीं आता कि ये महात्मा गांधी और भगवान राम के बीच में क्यों विरोधाभास पैदा करना चाहते हैं। महात्मा गांधी की जब हत्या की गई थी और उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया था, तो जो आखिरी अल्फाज उनके मुंह से निकले थे वो हे राम थे। तो महात्मा गांधी के नाम पर एक बहुत ही कामयाब स्कीम जो पिछले 2 दशक से चल रही है, उसका नाम परिवर्तित करने का क्या औचित्य है, मुझे तो आज समझ नहीं आया। और आज अगर आपने सदन को देखा होगा, पूरा समस्त विपक्ष इस बात के खिलाफ था कि ये जो आप रीलेबलिंग कर रहे हो और एक बहुत ही विवादप्रस्त तरीके से ये विरोधाभास पैदा कर रहे हो, ये कोई बहुत सकारात्मक सोच नहीं है, नकारात्मक सोच है। और इसलिए
इशू टू इशू अगर आप कोऑर्डिनेशन देखेंगे तो सारा विपक्ष आपको एक तरफ मिलेगा। मैंने सदन को तो देखा, लेकिन सदन के आपके नेता को नहीं देखा। तो इस पार्लियामेंट नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर हिम कि इसी समय उनको जर्मनी जाना पड़ा। देखिए, ऐसा है, चुनाव सुधार पे जब चर्चा हुई या उसके पहले और बाद नेता विपक्ष यहीं थे, तो इसलिए कभी कभी ऐसी कमिटमेंट्स होती हैं कि जिसके कारण किसी व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है। पर उस पर यह कहना कि नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष संसद के प्रति संवेदनशील नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब से 2000 इस लोकसभा का 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, तब से आप देखेंगे कि विपक्ष का जो समन्वय है और विपक्ष की जो सामूहिक चिंताएं हैं वो समय समय के ऊपर बहुत ही अग्रसर तरीके से विपक्ष रखता रहा है। आपको नहीं लगता है कि सदन का जो महत्व था वो इतना अब नहीं रहा है कि चाहे या तो हम प्रोटेस्ट देखते हैं या फिर लोग एब्सेंट होते हैं, तो पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। देखिए, संसदीय प्रक्रिया में बहुत ही अहम सुधारों की जरूरत है और सबसे बड़ा सुधार जो लाने की जरूरत है कि इस 10th शेड्यूल में संशोधन करना चाहिए। मैं प्राइवेट मेंबर्स बिल 2010 में भी लेके आया, 2021 में भी लेके आया और 25 में फिर लेके आया हूँ। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ बना था, ये आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए, उसे तो रोक पाया नहीं। वो जो पहले रिटेल एक्टिविटी थी, फिर वो होलसेल एक्टिविटी हो गई, 2014 के बाद तो मेगा मॉल एक्टिविटी हो गई कि पूरी पार्टी ही ले जाओ। पर इससे हुआ क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्शियंस और कॉमन सेंस है वो संसदीय प्रणालियों से बिल्कुल दूर चला गया है। आप अगर 1950 से लेकर 1985 तक जो क्वालिटी ऑफ डिबेट था संसद में या विधानसभाओं में भी, अगर उसको अपने संज्ञान में लें और 85 से लेकर 2025 को अपने संज्ञान में लें, तो उसमें बहुत फर्क है। जब ये जिसे मैं कहता हूं विप ड्रिवन टिरनी नहीं थी, तो मंत्रियों को सिर्फ विपक्ष के साथ नहीं, अपने खुद के सांसदों के साथ, अपने खुद के विधायकों के साथ भी बात करनी पड़ती थी कानून बनाने के लिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर सांसद और विधायक रिसर्च करते थे। आजकल विधानसभाओं का तो ये हाल हो गया है कि पूरे वर्ष में शायद मेरे ख्याल 25-30 दिन विधानसभा मिलती हो। तो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस का जो एक डेन्यूडेशन हुआ है वो स्ट्रक्चरल भी है और उसमें जरूर जिस तरह का कॉन्डक्ट सांसदों का या विधायकों का रहता है, उसकी भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। आखिरी सवाल मनीष, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं और हाल ही में आपके एक सहयोगी ने ये एलिगेशन किया है कि आप एक सीएम बनने का फंड है कांग्रेस में, तो वो फंड की कलेक्शन शुरू हो गई है क्या? देखिए, वो इतना हास्यास्पद है कि उसका बहुत सटीक और सही जवाब तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने दे दिया था। तो कांग्रेस को तो उसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए कभी कभी वी टेंड टू स्विंग फ्रॉम द सबलाइम टू द रिडिकुलस। तो इन चीजों को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत भी नहीं है। आ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस कांग्रेस में? सवाल तो आप उन्हीं से पूछिए तो बेहतर रहेगा, अच्छा, जो इसका जवाब वही दे पाएंगे। तो सीएम फेस कौन बनेंगे आपके कांग्रेस के? देखिए, चुनाव में अभी साल है और पंजाब की कांग्रेस बैठकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से बातचीत करके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर भी फैसला लेगी। पर दोनों ही मॉडल ट्राई किए गए हैं। बहुत सारी जगह हम बगैर किसी को आगे रख के चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते रहे हैं। कई जगह हम डिक्लेयर करके चुनाव लड़ते रहे हैं, हारते भी रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि आपको मुख्यमंत्री का दावेदार या मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करना अनिवार्य है
मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। और वेस्टमिनिस्टर मॉडल में तो मुख्यमंत्री चुनने का अख्तियार विधायकों को होना चाहिए, पर होता नहीं है, ना कांग्रेस में ना बीजेपी में। मेरा ये मानना है कि ये अख्तियार, क्योंकि हमारा अभी तक जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो कोई प्रेसिडेंशियल प्रणाली नहीं है, और जिस मॉडल को आप लेके चले थे, जो उस मॉडल की परंपराएं हैं, जो उसका संवैधानिक औचित्य है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। आपका नाम भी आ सकता है। देखिए, मैं तो चंडीगढ़ से सांसद हूँ, आजकल आधा हरियाणा का हूँ, आधा पंजाब का हूँ, जो बाकी बचता है वो चंडीगढ़ वालों का हूँ। चलिए मनीष जी, थैंक यू सो मच हमसे आके बातचीत